वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है कि किस तरह से जो एलिमेंट्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। सारे जो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स हैं वो अपने एलिमेंट्स को लूज़ नहीं करते। जो इजीली लूज़ कर देंगे इसका मतलब है उनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी है। जो एलिमेंट जो इजीली लूज़ नहीं करते अपने इलेक्ट्रॉन्स उनके लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो आपके पास नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी के से हम ये भी बता सकते हैं कि जो आपके पास एलिमेंट है वो मेटल है या नॉन मेटल है या मेटलॉइड है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो हुई यानी कि वो इजीली अपना लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है वो मेटल होगा। अगर वो ज़्यादा हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, तो इसका मतलब है वो नॉन मेटल है। ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो लूज नहीं करते। अगर इन बिटवीन हुई इंटरमीडिएट वैल्यू हुई आयनाइजेशन एनर्जी का, तो इसका मतलब है वो मेटलॉइड है। ठीक है, ये एक आपके पास अब उनका ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में कि अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी कि आप पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वहाँ पे इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर में इंक्रीज बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, तो और न्यूक्लियर चार्ज कब तक बढ़ता जाता है, उसी पीरियड के एंड वाले आप एलिमेंट तक ना पहुंच जाएं तब तक न्यूक्लियर चार्ज जो है स्टेप वाइज इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि एंड के ऊपर पीरियड के एंड के ऊपर क्या है, नोबल गैस, उसके अंदर मैक्सिमम न्यूक्लियर चार्ज होता है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड के अंदर ये इंक्रीज कर रही होती है। ठीक है, रीजन क्या है, इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर बढ़ता जा रहा है। प्रोटॉन नंबर बढ़ने का मतलब ये है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस अपनी तरफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। इस वजह से ईजी नहीं होता इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना, इस वजह से एनर्जी जो है वो हाई चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद ईच पीरियड बिगेन्स विद एन एलिमेंट। हर जो पीरियड के अंदर स्टार्ट में जो एलिमेंट होता है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अगर आप हाइड्रोजन वाली सीरीज देखें तो उसके अंदर हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। और एट द एंड ऑफ द पीरियड जो आपके पास एलिमेंट होता है वो बेसिकली क्या है, सारी नोबल गैसेज है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसकी कंप्लीट हो गई होती है। तो इस वजह से जब अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस हैं कि अगर वो रिमूव कर पाए, वरना नॉर्मली इस वजह से ही जो नोबल गैसेज हैं वो उनके इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज नहीं होते। ठीक है, द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, विच लीड्स टू अ स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इंक्रीजिंग नंबर, सारी स्टोरी क्या है कि आपके पास एटॉमिक साइज यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब यह है कि आपके पास इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से क्या होगा, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस वजह से पीरियड के अंदर जो है आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं ग्रुप की बात करते हैं। तो ग्रुप में द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर। अब ग्रुप के अंदर भी जो है प्रोटॉन नंबर वो इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन आपके पास जो है क्या नाम, पीरियड ग्रुप के अंदर भी एटॉम प्रोटॉन नंबर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होने की रीज़न ये है क्योंकि उसका दरमियान में शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स आती जाती हैं। तो प्रोटॉन न्यूक्लियस जब इतना स्ट्रांगली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उनको अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता क्योंकि दरमियान में और शेल्स आती जाती हैं। ठीक है, तो ईजिली पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। इसलिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप के अंदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो डिक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स आते जाते हैं तो वो शील्डिंग इफेक्ट का काम करते हैं। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान में इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहती। ठीक, उन्होंने कहा 3A और जो 4A है उनका थोड़ा सा एबनॉर्मल ट्रेंड है। उसकी रीज़न क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, जस्ट इतना ही। ठीक, अब हम पढ़ते हैं हायर आयनाइजेशन एनर्जीज। ठीक है, अब एक एलिमेंट है उसकी मर्जी है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, वो 3। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी कि हमने रिमूव करना है इलेक्ट्रॉन को, उसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव, क्योंकि स्टेप वाइज होना है, पहले 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है
उसको हम कहते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। जब थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम कहते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अच्छा जी, अब हायर आयनाइजेशन एनर्जी यानी अब आपका एलिमेंट जो है वो सेम ही है, ठीक है। एलिमेंट सेम है, लेकिन उसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं या दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, उसके अकॉर्डिंगली क्या होता जाएगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, सेकेंड टाइम उससे ज़्यादा, थर्ड टाइम उससे भी ज़्यादा। रीज़न क्या है कि जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे होते हैं, वो आप किस में से रिमूव करते हैं, उस टाइम वो न्यूट्रल एटम होता है, ठीक है, न्यूट्रल एटम में से कर रहे हैं। जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो वो न्यूट्रल एटम नहीं रहता, क्योंकि उसमें से ऑलरेडी एक रिमूव हुआ था, वो कैटाइन बन चुका है, ठीक है। आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करते हैं वो उसी एलिमेंट का केटाइन होता है, ठीक। फिर आप जब थर्ड रिमूव करते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी टू निकल चुके होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके पास जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ था वो अब केटाइन बना है, केटाइन बनने से क्या हुआ, उसका प्रोटॉन नंबर, ऑब्वियसली न्यूट्रल एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जब आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो क्या वो ऑब्वियसली उसका प्रोटॉन नंबर बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें आपने रिमूव किए। तो फिर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तरफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से कल हमने पढ़ा था जो आयनिक रेडिया है तो वो डिक्रीज हो जाता है अट्रैक्शन की वजह से, ठीक। यानी कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन हो गई है ज़्यादा। अब आप जब उसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन थी स्ट्रॉन्ग, ठीक। तो आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जब आप थर्ड रिमूव करेंगे तो वो सेकेंड के बाद ही और ज़्यादा प्रोटॉन नंबर बढ़ गया था, और ज़्यादा अट्रैक्शन हो गई थी, तो थर्ड रिमूव करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हर दफ़ा वैल्यू जो इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे आपको ये mg शो किया हुआ, ये mg नहीं है, ये mg प्लस है, यानी कि आपके पास केटाइन है मैग्नीशियम का, केटाइन है मैग्नीशियम का, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो क्या हो जाएगा mg+2, यानी कि अभी क्योंकि न्यूट्रल एटम में से आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके +2 कभी नहीं आता, तो इसलिए ये mg प्लस है, यानी ये केटाइन है, यानी कि इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो चुकी है। अब इसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो ये mg+2 हो गया, और इसकी एनर्जी कितनी है, 1450 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। और अगर हम, उन्होंने लिखा है सिमिलरली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन, जब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे यही मैग्नीशियम से आफ्टर द रिमूवल ऑफ सेकेंड वन इज कॉल्ड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, एंड दैट इज 7,730 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। अभी कितनी है 1450, फिर कितनी हो जाएगी 7730, बहुत ज़्यादा होती जाएगी। इट मीन्स दैट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू values undergo an increase with increase in number of electrons to be removed। अब सेम मेटल में से ही, सेम एलिमेंट में से ही जितने आप इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते जाएंगे उतनी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज आयन, ठीक है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव कर रहे हैं, केटाइन में से, रादर देन अ न्यूट्रल एटम, क्योंकि फर्स्ट वाला आपने इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव किया था, उस टाइम वो न्यूट्रल एटम था। जब आप सेकेंड रिमूव कर रहे हैं उस टाइम वो केटाइन बन चुका था, अब केटाइन में से आपने रिमूव करना है। द डोमिनेंट पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली, जब वो केटाइन बन गया तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज holds the electron more tightly and thus further removal of electron becomes more difficult, तो वो difficult होता जाता है। और आपके पास अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके पास, ये वाला पैराग्राफ जो है, ठीक है, जो पहले मैंने डिस्कस कर लिया है कि आयनाइजेशन एनर्जी इज एन इंडेक्स टू द मेटालिक करेक्टर। मेटालिक करेक्टर के बारे में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बताती है कि अगर एलिमेंट की लो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी तो इसका मतलब है वो मेटल है, क्योंकि लो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी होता है मेटल्स में से। तो अगर लो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इसका मतलब है वो मेटल है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू हुई तो उसका मतलब है नॉन मेटल है, और अगर इंटरमीडिएट वैल्यू हुई तो उसका मतलब है वो मेटलॉइड। मेटलॉइड्स होते ही क्या है, इन बिटवीन होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इस वजह से इनको मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यू, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी इंटरमीडिएट होगी मेटल्स और नॉन मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी के, ठीक है। उसके बाद वो आपको कहते हैं द गैप्स इन द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड हायर आयनाइजेशन एनर्जी हेल्प अस टू गेस द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। अब एक एलिमेंट है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, आपके पास वैल्यू आ गई, आपने सेकेंड रिमूव किया, आपके पास वैल्यू थर्ड, ठीक। अगर आप देखते हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड वैल्यूज के दरमियान में अगर बहुत ज़्यादा गैप है
ठीक है, इट इज अ सफिशिएंट गैप बिटवीन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड वन। इसका मतलब क्या था, देन द एलिमेंट शो वैलेंसी ऑफ वन, इसका मतलब उसकी वैलेंसी थी वन। अब आप जबरदस्ती उसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन भी निकाल रही हैं, थर्ड। अगर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज के दरमियान में गैप बहुत ज़्यादा होगा, इसका मतलब है उसकी वैलेंसी ही वन थी। अगर सेकेंड और थर्ड के दरमियान में गैप बहुत ज़्यादा हो तो इसका मतलब है उसकी वैलेंसी सेकेंड टू ही थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब हमारा हो गया टॉपिक एंड। उसके बाद आ जाते हैं, अब हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अभी हमने डिस्कस किया कि एनर्जी रिक्वायर्ड थी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। ठीक है, तो जब हमारे पास एनाइन बन रहा होता है उस टाइम बेसिकली क्या होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, एफिनिटी का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। जब एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है जैसे कि एनाइन में होगा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम इज द एनर्जी रिलीज। और उस टाइम जब इलेक्ट्रॉन आता है एटम के अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन आता है बाहर से, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। एनर्जी रिलीज होने की रीज़न क्या है, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, एक बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया तो उनके दरमियान में रिपल्शन होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम इज द एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन एड्स टू एन एम्प्टी और पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ एन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड यानी कि अलग अलग गैशियस एटम है ताकि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। ठीक, इन इट्स वैलेंस एनर्जी लेवल टू फॉर्म एनाइन हैविंग अ यूनिट नेगेटिव चार्ज। अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर टू इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो -2, थ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो -3। ठीक है, तो एनाइन किस तरह से बनता है, उसके लिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और कैटाइन की फॉर्मेशन के लिए मतलब जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, अब यहाँ पे ये क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी रिलीज होनी है, तो डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है, विच इज़ 349 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी, उसके बाद since energy is released, so electron affinity is given the negative sign. Electron affinity is the measure of the attraction of nucleus of atom. बेसिकली वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, मेजरमेंट है कि आप मेजर कर सकते हो कि न्यूक्लियस की जो है अट्रैक्शन ऑफ एन एटम फॉर द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के साथ उसकी कितनी अट्रैक्शन है। अगर ज़्यादा अट्रैक्शन होगी तो एक एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, और ज़्यादा हुई तो दो भी कर लेगा, अगर नहीं हुई तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है जी, उसके बाद फैक्टर्स सेम वही वाले फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी के हमने पढ़े हैं, एटॉमिक रेडियस है, न्यूक्लियर चार्ज है, शील्डिंग इफेक्ट है। ठीक है, जो आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स हैं वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हैं, यानी कि अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है या रिमूव करना है तो उसके अंदर जो फैक्टर्स हैं वो सेम ही रहेंगे, एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है as the force of attraction between valence electrons and the nucleus decreases। वो कहते हैं अगर force of attraction valence electron और nucleus के दरमियान में हुई कम, ठीक है, with the increase, कब होती है ऐसा काम, कब होता है, जब इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस होता है। ठीक है, एटम का साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है, एटम का साइज बढ़ता जाएगा। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि दरमियान में शील्डिंग इफेक्ट आता जा रहा है, दरमियान में और शेल्स आती जा रही हैं, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है। उससे क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूजली डिक्रीजेज, यानी कि एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज। आयनाइजेशन एनर्जी, कल भी आपको बताया था, आयनाइजेशन एनर्जी भी इन्वर्स है एटॉमिक रेडियस की। जो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है पीरियड और ग्रुप में, उसका इन्वर्स आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी वही ट्रेंड है जो आयनाइजेशन एनर्जी का है। इसका मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों इन्वर्स हैं एटॉमिक रेडियस के। ठीक है, इनका ट्रेंड। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने आपको फिर भी बताया है कि वेरिएशन इन प्रोडक्ट टेबल, कि द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस इन पीरियड, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। ठीक है, कम हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। दस द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस। देखें, एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, दैट इज वाई द अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स हैं, कुछ ग्रुप्स को स्पेसिफिक नेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, जो 1A ग्रुप है, बिल्कुल जो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम वाला ग्रुप है, उसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है, वो कहते हैं अल्कली मेटल्स हैव द लोएस्ट, लोएस्ट उनकी कम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू, यानी कि क्योंकि अल्कली मेटल्स है ना, उनकी
उनके लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट वो नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बावजूद भी उनका जो है ऑक्टेट वैलेंस शेल वो कंप्लीट नहीं होती, इस वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है कम, ठीक है। एंड द हैलोजेंस हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हैलोजेंस कौन से हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, उनकी वैल्यू जो है वो हाईएस्ट है। रीजन, क्योंकि वो उनके पास वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इस वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा है। यही आपको कह रहे हैं ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही है, तो है अल्कली मेटल्स की कम है, और हेलोजेंस जो है वो 7A ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो उनकी वैल्यू ज़्यादा है। इन ग्रुप ऑन द अदर हैंड, अब ग्रुप में क्या ट्रेंड है? एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रोटॉन नंबर ड्यू टू सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल, ठीक है। दिस ऑल्सो एक्सर्ट अ शील्डिंग इफेक्ट ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? यूजली डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। अगर एटॉमिक साइज रेडिया इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होगी, ठीक है जी। इसके बाद अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर उन्होंने थोड़े से एक्सेप्शनल केसेस को भी डिस्कस किया है कि देयर ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस टू दिस जनरलाइजेशन, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे कि वो कहते हैं फ्लोरीन हैज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेस देन दैट ऑफ फ्लोरीन, जबकि ग्रुप के अंदर अगर हम मूव कर रहे हैं तो ऊपर आता है फ्लोरीन, ये हेलोजेंस ग्रुप है, ठीक है। फ्लोरीन ऊपर आता है, क्लोरीन नीचे आता है, ठीक। एक्चुअली टेबल 6.3 के बाद एक्चुअली फ्लोरीन हैज़ वेरी स्मॉल साइज, वो कहते हैं फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो कम है, ठीक है, देन दैट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन नीचे आता है, ऊपर पहले फ्लोरीन है ग्रुप में, टॉप के ऊपर फ्लोरीन है तो उसके बाद क्लोरीन आता है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम है। रीजन क्या है? कि उसका साइज बहुत छोटा है, एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके जो है 2s और 2p सबशेल्स के अंदर है, ठीक है। हैव थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, दिस क्लाउड थिक क्लाउड रिपेल्स द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो कम है, ठीक। और एलिमेंट जो है आपके पास 2a 5a 7a शो एबनॉर्मल लो वैल्यूज इन पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और उनका है कि ये आपको पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यह हम जब भी कोवलेंट बॉन्ड की बात करते थे तो हम पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हम कहते हैं जी इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस, हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर ये बहुत डिस्कस किया है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अच्छा जी, एटम की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो पेयर बनता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको हम कहते हैं कि वो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है उतनी टेंडेंसी ज़्यादा होती है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, ठीक है। और जितनी वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कम होगी उतना मतलब कि वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फॉर अ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक, होमोन्यूक्लियर मीन सेम है, ठीक है। अगर सेम जो डायटोमिक, डायटोमिक मतलब टू एटम्स के से जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो सेम है, जैसे कि एग्जांपल दे दी H2, एक भी हाइड्रोजन दूसरा भी हाइड्रोजन, ठीक है। तो इनके दरमियान का जो बॉन्डिंग पेयर है, अगर कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली शेयर्ड बिटवीन द एटम्स, उस केस में क्या होगा? जो वो पेयर है दोनों के दरमियान में इक्वली शेयर होगा, क्योंकि ये होमोन्यूक्लियर है, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इन बॉन्ड बिटवीन डिसिमिलर एटम्स, अगर डिफरेंट एटम्स के दरमियान है, जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन, इनके दरमियान में क्या होगा कि जो ये बॉन्डिंग कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में, ठीक है, तो वहां पे अब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इक्वली शेयर नहीं होगा। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके पास ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, तो फ्लोरीन की मैक्सिमम वैल्यू होती है विच इज़ 4, ठीक है। तो इसका मतलब है जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के केस के अंदर जो फ्लोरीन है उसके पास वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा और हाइड्रोजन के पास कम टाइम स्पेंड करेगा इलेक्ट्रॉन पे, जो कि उन्होंने आयनाइजेशन जो उन्होंने कोवलेंट बॉन्ड में यूज़ किया। इट इज़ रिलेटेड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू किससे रिलेट कर रही है? ये है आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एलिमेंट। फ्लोरीन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। पॉलिंग कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, उन्होंने कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। आपने कुछ एलिमेंट्स की याद रखनी है, जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, कार्बन है, क्लोरीन है, ठीक है, ये कुछ हैं, इनकी वैल्यूज आपने याद रखनी है। Values of elements from the difference between the expected bond energies from their normal covalent bond and the experimentally determined value। तो इस तरह से ये पॉलिंग ने कैलकुलेट की थी वैल्यूज को। ही डिवाइस एन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल, उसने एक स्केल बना लिया है जिसके अंदर फ्लोरीन को उसने एक बस स्टैंडर्ड वैल्यू बना ली है, जैसे 4, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने एक स्टैंडर्ड बनाया था कार्बन 12 को, इसी तरह अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर हमने स्टैंडर्ड बनाया है
फ्लोरीन को, ठीक है, और इसको हमने दे दिया कि 4 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, बाकी सबको इससे हमने कंपेयर करते हुए इसको बाकियों की वैल्यू इससे कम है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि जी ये जस्ट वैल्यू है, इसका कोई भी नहीं है, ठीक। यहाँ पे उन्होंने आपको और अब वेरिएशन कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू का, अ कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव शोज दैट वैल्यूज इंक्रीजेस इन पीरियड, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है पीरियड, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब आप मूव करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है विद द डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। अगेन इसका मतलब है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये भी इनवर्स है एटॉमिक साइज के, यानी एटॉमिक रेडियाई के, ठीक है। तो पीरियड में ये भी इंक्रीज करती जा रही है वैल्यू। दिस वैल्यू डिक्रीजेज इन ग्रुप यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसकी वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज एज द साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेज, जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ एलिमेंट्स कैन बी रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू से हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड बनेगा इन एलिमेंट्स के दरमियान में, सच एज डायपोल मोमेंट, बॉन्ड एनर्जीज, ये इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस की बेसिस पे, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो एलिमेंट जिन्होंने बॉन्ड बनाया है, अगर उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनाने, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए अगर उनके दरमियान में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब उनके डायपोल मूवमेंट की कुछ वैल्यू हो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हुआ 0 जैसे H2 के दरमियान में, ठीक है, तो फिर उसकी डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो इस तरह से हमें इंफॉर्मेशन भी देते हैं। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज ऑफ द बॉन्डेड एटम इज एन इंडेक्स टू द पोलर नेचर। हमने कोवलेंट बॉन्ड में कुछ होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनको कहते हैं पोलर हैं और कुछ नॉन पोलर हैं। तो किस बेसिस पे कहते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की बेसिस पे ही आप उसको कह रहे होते हैं कि वो पोलर है या नॉन पोलर। वो आप कैसे कहोगे कि पोलर है, अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की कोई वैल्यू आएगी तो इसका मतलब है वो पोलर है। दोनों के वैल्यूज को आप माइनस करते हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, फ्लोरीन और हाइड्रोजन की वैल्यू माइनस की, कुछ ना कुछ अगर आंसर आता है तो इसका मतलब है ये पोलर है, ठीक है। लेकिन अगर डिफरेंस दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू अगर आपके पास 0 आ जाती है, माइनस करने से 0 आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो वो टू एटम्स हैं वो नॉन पोलर, यानी कि वो जो कोवलेंट बॉन्ड है वो नॉन पोलर है, ठीक है। एंड दिस ऑल द बॉन्ड्स विच आर फाउंड बिटवीन सिमिलर एटम्स, वो कहते हैं जो भी बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड सिमिलर एटम्स के दरमियान में बने होते हैं, सेम एटम्स के दरमियान में, ठीक है, वो मोस्टली आपके क्या हैं, वो सारे नॉन पोलर, जैसे H2, O2, N2, F2, Cl2, ये सेम एटम्स के दरमियान बनते हैं ना, तो कोवलेंट बॉन्ड और सिमिलर एटम्स के दरमियान में, तो इसका मतलब है वो नॉन पोलर होते हैं। while those formed between different element, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान में बनते हैं वो आपके पास होते हैं मोस्टली पोलर, ठीक है। उनमें भी कुछ होता है कि कभी कभी वो नॉन पोलर भी हो जाते हैं, ठीक है, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान है। लेकिन कभी कभार होता है कि ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो रहा है ड्यू टू सिमेट्री, उसके अंदर कुछ ऐसी सिमेट्री आ रही होती है कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा होता है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ वाइडली डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड। अच्छा जी, एलिमेंट जिनकी वाइडली डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू है, ठीक है, तो उनको वो क्या करते हैं, फिर वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा जी, और ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ आ गई है कि अगर अ डिफरेंस ऑफ 1.7 यूनिट, इसको अपने पास हाईलाइट कर लें कि अगर आपने जो 2 एटम्स लिए हैं जिनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू को अगर आपने माइनस किया और अगर माइनस करके वो 1.7 यूनिट शोज रफली या इक्वल कंट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब है कि वो जो बॉन्ड है वो थोड़ा आयनिक भी होगा और कोवलेंट बॉन्ड भी होगा, ठीक है। अ डिफरेंस ऑफ 1.7 यूनिट शोज रफली इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। अगर 1.7 का आ रहा है डिफरेंस तो इसका मतलब है वो आयनिक बॉन्ड भी है और वो थोड़ा सा उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड भी है, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स आर डिस्कस अंडर कोवलेंट बॉन्ड। जब हम इंशाल्लाह कल जो है कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे पोलर और नॉन पोलर की एग्जांपल्स भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो गया है जी हमारा एंड, बस इसको हम यहीं तक ही रखते हैं। यानी कि अब आपने थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हुए हम जो है बॉन्डिंग स्टडी करेंगे, ठीक है, कि कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए या आयनिक बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे।